वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर 2 और उसमें जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन हैं उन पर फोकस करेंगे ताकि उन क्वेश्चनों को हम एक बार अच्छे से समझ पाएं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन की। होप सो आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। हमारा सैम्पल पेपर जो है वो 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 2 बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई। जो सीबीएसई ने अभी हाल में ही लेटेस्ट सैंपल पेपर जो इशू किया था, ये उस सैंपल पेपर पर बेसिकली बेस्ड है। इसमें हमारे पास, मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टडी के अंदर टोटल जो एग्जाम है वो हमारा 80 मार्क्स का होता है। 80 मार्क्स के एग्जाम के अंदर अगर हम बात करें 80 मार्क्स का होता है, तो दो पार्ट में ये हमारा जो है ना एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटेड है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट ए, दो बुक हमारे पास हैं। दोनों बुक्स में से कुल मिलाकर 80 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, प्लस 20 मार्क्स में हम लोगों का एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होती है, जिसको कि दो पार्ट्स में बांटा गया है, 8 + 12, जिसमें 8 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल और 12 नंबर का हमारा वाइवा चलता है। टोटल 34 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। सभी के मार्क्स आपको एक दूसरे के सामने इंडिकेटेड होंगे। नियर अबाउट 70-30 का रेशियो होता है, जिसमें हम बात करें 70-30 में, तो आप ये कह सकते हैं कि 70% केस स्टडीज और 30% डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं, तो 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 6 नंबर के क्वेश्चन जनरली हमसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आज हमारा टारगेट रहेगा 1 मार्कर क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना टारगेट रखेंगे 3, 4 और 6 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगर कोई बात नोट करने की तो आप साथ में नोट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। भूपेश नीलम, चेयरमैन ऑफ नीलम ग्रुप ऑफ कंपनीज, founded Neelam University for undergraduate and postgraduate courses in diverse disciplines। दो पर्सन दिए हैं, भूपेश नीलम, वो चेयरमैन है किसके, नीलम ग्रुप ऑफ कंपनीज के, और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है उन्होंने स्टार्टअप किए हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नीलम पावर लिमिटेड हैज had few vacancies related to cyber security। और एक जो है नीलम पावर लिमिटेड है, उसके यहाँ जो है टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ वैकेंसीज हैं साइबर सिक्योरिटी की। HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ कंपनी, डिसाइडेड टू रिक्रूट फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फ्रॉम द नीलम यूनिवर्सिटी फॉर द सेम। नीलम यूनिवर्सिटी से वो कुछ फ्रेश ग्रेजुएट को जो है ना अपॉइंट करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हमें यहाँ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बताना है कि सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमारा कौन सा है, राइट। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बेसिकली दो प्रकार के सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं। एक तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। जब हम बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम किसी को प्रमोट करते हैं या किसी को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज आ जाते हैं, जिनके अंदर हम अगर बात करें तो कैजुअल कॉलर्स या कैंपस रिक्रूटमेंट या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, इनको हम बेसिकली काउंट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, नीलम यूनिवर्सिटी जो थी, उसी में से हम कुछ फ्रेश जो है ना ग्रेजुएट्स को एज ए इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा वो कौन सा होगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और एक्सटर्नल सोर्स में भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा सोर्स है, तो हम बात करेंगे कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में। कैंपस रिक्रूटमेंट, देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट होता क्या है बेसिकली, ये एक यूनिवर्सिटी में, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा काफी बार कि जैसे एमडी यूनिवर्सिटी है, डी यूनिवर्सिटी है, इनमें ट्रेड फेयर लगते हैं, जॉब फेयर लगते हैं। जॉब फेयर जो होते हैं वो बेसिकली कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू किए जाते हैं, कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में जाकर एम्प्लॉइज को हम क्या करें, वहां से रिक्रूट करें। तो कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा यहाँ जो है इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। हम कैंपस रिक्रूटमेंट डालेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट अंडर
कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट, या कैंपस रिक्रूटमेंट अंडर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास blank is marketing function which is concerned with forming the customers, right, about the firm's product। जो फॉर्म के प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना, विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स, उनको इन्फॉर्म करना। तो इन्फॉर्म करने के लिए बेसिकली कस्टमर्स के प्रोडक्ट को इन्फॉर्म करने के लिए हम करते क्या है, हम बेसिकली एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा जो है इसके फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जो एप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रमोशन। हम बेसिकली प्रमोशन करके अपने प्रोडक्ट्स की क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और कस्टमर्स को क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं प्रमोशन करने के बाद, राइट। तो प्रमोशन जो है हमारे लिए यहाँ क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ फिलअप हो जाएगा, हम प्रमोशन यहाँ फिल करेंगे। नेक्स्ट है ईच कंज्यूमर will have variables which have to be weighed against each other। each course will have many variables which have to be weighed against each other। which step of planning process is highlighted in this statement। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। देखिए प्लानिंग प्रोसेस बेसिकली एक 7 स्टेप प्रोसेस है हमारी, जिसमें पहला स्टेप हमारा होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हम बात करते हैं उसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और दूसरा स्टेप जो है हमारा होता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड स्टेप में हम बात करते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस करने के बाद आइडेंटिफाइंग द वेरियस कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आइडेंटिफाइंग द वेरियस कोर्स ऑफ अल्टरनेटिव एक्शंस, राइट। और ऐसे करते करते हम आखिरी स्टेप पर पहुंचते हैं जहां पर हम बात करते हैं फॉलो अप की। और उससे पहले का स्टेप होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन द प्लानिंग। प्लान को हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका फॉलो अप करते हैं। तो इन स्टेप्स में से आपको यहाँ पर वो स्टेप आइडेंटिफाइड करना है जो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ईच कोर्स विल हैव मेनी वेरिएबल्स व्हिच हैव टू बी वेड अगेंस्ट ईच अदर। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, जो अलग अलग वेरिएबल से कंसिस्टेड हैं और सबको हम अलग अलग वेट भी देते हैं। तो हम यहाँ पार्टिकुलरली फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड हियर, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मिंग द अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को हम यहाँ निकाल कर लिखेंगे, राइट। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मार्केटियर्स आर सेट ऑफ फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट टेक टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग टाइटल टू पार्टिकुलर गुड्स। दिस इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, आपका ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आप समझिए एक बार कि मार्केटियर्स आर सेट ऑफ फर्म्स। देखिए मार्केटियर्स कभी भी सेट ऑफ फर्म्स नहीं होते। मार्केटर मींस ए पर्सन हु डू द मार्केटिंग, राइट। तो मार्केटियर्स आर नॉट द सेट ऑफ फर्म्स। हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जब पहली बात तो ये क्लियर करें कि मार्केटर सेट ऑफ फर्म नहीं है, उनको हम पार्टिकुलरली अगर ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में जाए तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अगर यहाँ पर सही आंसर अगर देखें तो ये एक एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन ली गई है। तो मैं आप लोगों से इस बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप पार्टिकुलरली अपनी बिजनेस स्टडी को पढ़ें समझें तो उस कंडीशन के अंदर एनसीईआरटी बुक को जरूर एक बार रीड करें, क्योंकि बहुत सारी लाइनें उसमें से एज इट इज वहां पर हमसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर जो पार्टिकुलरली मार्केटर्स की जगह वर्ड यूज होना चाहिए था वो होना चाहिए था चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली वो क्या है, हमारा सेट ऑफ फर्म्स है, इंडिविजुअल्स है जो कि टाइटल लेते हैं या हेल्प करते हैं टाइटल्स को ट्रांसफर करने में, जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा वो क्या होगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ मार्केटर्स। तो इफ फॉल्स होगा और फॉल्स की कैटेगरी के अंदर हम लोग इसको यहां से जो ना आंसर सही करके टिक करके आगे चल पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। कब हम फाइनेंशियल लीवरेज को फेवरेबल कहेंगे। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले समझिए कि फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है
कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से भी जान सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जब डेट और इक्विटी कंसेप्ट को आप मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। और इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो डेट कंपोनेंट है उसका जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे हम अप टू ए पार्टिकुलर लिमिट, उस लिमिट के लिए हम दो कंडीशंस फॉलो करके चलते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, जिसको हम अगर डेट को यूज करते हैं एक पार्टिकुलर लिमिट तक तो हमारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो हर हालात में इंक्रीज होता ही होता है। ईपीएस जो है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि हमारा जो आरओआई है दैट शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, वो ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट। और जितने भी डेट्स के ऊपर आप पेमेंट करते हो, जैसे जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट है, वो एक डिडक्टेबल एक्सपेंस होना चाहिए, डिडक्टेबल एक्सपेंस होना चाहिए। डिडक्टेबल का मतलब है जिससे कि हमारे टैक्स बर्डन में कुछ कमी आए, तो ऐसा डिडक्टेबल एक्सपेंस वो होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये दो कंडीशन अगर हम फॉलो करते हैं सॉरी, तो हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकुलरली फाइनेंशियल लीवरेज है वो फेवरेबल लीवरेज है। कैसी लीवरेज है? फेवरेबल लीवरेज है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से हम सर्च आउट करते हैं कि हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ डेट। देखिए मैंने आपको बताया इट शुड बी ग्रेटर देन, तो ये तो हमारा ऑप्शन में नहीं आएगा क्योंकि कम होने पर तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट है ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। यस, एक कंडीशन हमारी यहाँ फुलफिल होती है ये वाली, इस कंडीशन में ये फेवरेबल होगा। दूसरी कंडीशन भी देखते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये हमारा इसका एप्रोप्रिएट आंसर माना जाएगा। डेट इज इजिली अवेलेबल। डेट देखिए इजिली अवेलेबल है, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो इट मींस वो फेवरेबल है। ठीक है। इफ द डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लीवरेज इज लो, अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्टिंग जो है वो लो हो तो क्या ही फेवरेबल होगा? नहीं। अगर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज लो है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डेट हमारी ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो इसके लिए हमारा जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा? बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट। इस कंडीशन में फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो क्या होगी? फेवरेबल होगी। और मैं यहाँ एक बात और बता दूं, हम इस कंसेप्ट को जब डिस्कस करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने निकल कर आता है। इस कंसेप्ट को बोला जाता है ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल जो है, यदि उसको हम इक्विटीज के साथ यूज करते हैं और यूज करने के बाद देखते हैं तो हमारा ईपीएस जो है वो इंक्रीज होता है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल को यदि हम यूज करें इक्विटीज के साथ तो हमारा ईपीएस क्या होता है? इंक्रीज होता है, बशर्ते कि ये दो कंडीशन फुलफिल्ड होती हो। ये दो कंडीशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बेसिकली एक डिडक्टेबल एक्सपेंस के तौर पर काउंट किया जाना चाहिए, यानी वो टैक्स को कम करने के लिए घटाया जाना चाहिए ईबीआईटी में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है कि बड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को रहे कि कौन सा आंसर इसका एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैनेजमेंट बेसिकली कुछ फंक्शंस प्ले करती है और कुछ ऑब्जेक्टिव्स प्ले करती है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यदि बात की जाए तो मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल, एक इंडिविजुअल्स और एक सोशल्स। आप इनको याद रखने के लिए सीधा लिख सकते हैं ISO, इंडिविजुअल, सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इनमें अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के बारे में तो इसका मतलब है एम्प्लॉयज के प्रति एक मैनेजमेंट की क्या देनदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट मींस टू से कि उनकी सैलरी बढ़े, प्रॉफिट का पार्ट उनको कुछ मिले, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए काम करने का, इस तरीके की बातें हम यहाँ जोड़ते हैं। और सोशल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, जहां पर हम ये बात रखते हैं कि सोशल वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, सोसाइटी के लिए अच्छे काम किए जाने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए पोस्ट क्रिएट की जानी चाहिए, उनको जो है ना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम बात करते हैं जीपीएस की, ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल की। ये 3 बातें हम इसमें शामिल करके चलते हैं। ये हमारे मैनेजमेंट के क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यदि हम लोग
यहां सर्च आउट करना चाहें तो इनमें से कौन सा, इसने पूछा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो देखिए जीपीएस अगर बात करता हूं तो उसमें पी जो है प्रॉफिट अर्निंग एक ऑब्जेक्टिव है, और कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट हमारा बनता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन जाता है क्योंकि हम उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसी मेकिंग, इट इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नॉट एन ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, फंक्शन है मैनेजमेंट का, तो ये फंक्शन होने के नाते हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पॉलिसी मेकिंग होगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिसीजंस अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन क्या है हमारा कि उस डिसीजन का नाम बताएं, उस डिसीजन का नाम बताएं जो लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है बिजनेस की। देखिए लिक्विडिटी से बात अगर करें तो आप सिंपली एक बात रखेंगे कि लिक्विडिटी का जो डिसीजन है वो बेसिकली किसमें लिया जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये पार्टिकुलर पॉइंट उठाते हैं कि वहां लिक्विडिटी के बारे में बात की जाती है, और क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्ट होगी वहां पर, क्योंकि जो भी पैसा हम लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे शॉर्ट टर्म एसेट्स में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी वजह से हमारा जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज होंगी या करंट लायबिलिटीज है वो इंक्रीज होंगी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमारी बढ़ेगी। तो इसलिए हम इसको ये कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो टू बी नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, तो दोनों में से आप जो भी आंसर देंगे बोथ आर करेक्ट। आप इसको लिख सकते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन बेसिकली बिलोंगिंग टू दोज डिसीजंस वेयर वी आर इन्वेस्टिंग द मनी इन द शॉर्ट टर्म एसेट्स। जनरली वहां पर हम तीन बातों का फोकस करते हैं, एक तो किसका, ट्रेड रिसीवेबल्स की मेंटेनेंस, यानी जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं कैश मैनेजमेंट के बारे में, और तीसरा हम बात करते हैं अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। तो इन्वेंट्री, कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल, जब इनके बारे में हम मैनेजमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ध्यान रखिएगा। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन उन बिजनेसेस में हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस होते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हमें पैसा लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखिए डीपीज जो होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, दे आर वर्किंग एज ए इंटरमीडिएट और द एजेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, क्योंकि ये एज एन एजेंट काम करते हैं। इट मींस दैट दे आर द इंटरमीडियरीज, मिडलमैन, जो कि किसके बीच में काम करते हैं, डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच of the following is not the advantages of branding। ब्रांडिंग का इनमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है। देखिए ब्रांडिंग के यदि एडवांटेजेस के बारे में बात की जाए तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली दैट इज ए काइंड ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द ब्रांडिंग, क्योंकि ब्रांडिंग हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है, किससे, हमारे खुद के प्रोडक्ट से और दूसरे जो कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट से। ये हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, बिल्कुल अलग कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है। ये हमें क्वालिटी का एश्योरेंस देता है, नो डाउट, क्योंकि ब्रांड जितना ज्यादा आप मार्केट में जाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो यू आर परचेजिंग दोज ब्रांडेड प्रोडक्ट ड्यू टू ऑफ देयर क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। देखिए प्रोडक्ट प्रोटेक्शन का जो काम है दैट इज नॉट द वर्क ऑफ, और दैट इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ योर ब्रांडिंग, दैट इज द वर्क ऑफ योर लेबलिंग। ये लेबलिंग का पार्ट होता है, राइट। तो इसका मतलब यही हमारा इसका जो है आंसर हो जाएगा। स्टेटस सिंबल, हाँ स्टेटस सिंबल जो है बेसिकली ये भी हमारा ब्रांडिंग का एक एडवांटेज है जो हमारी मार्केट में क्या करता है, इमेज क्रिएट करता है। एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इफ यू try to control everything, it will result in nothing. Identify the best suitable option from the following। देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, इफ यू आर
ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग इट विल रिजल्ट इन नथिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल की। देखिए कंट्रोलिंग है क्या, अगर किसी भी चीज के ऊपर हम कंट्रोलिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, सुपरविजन का काम कर रहे हैं उसके ऊपर, हम जो है पार्टिकुलरली की पॉइंट्स पर जो है ना फोकस जो है ना करते हैं, लेकिन जब सारी चीजें कंट्रोल करेंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आने वाला है। और तीसरा, अगर हम एक्सेप्टेबल रेंज के बियॉन्ड चले जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए, हमें जो मैनेजमेंट है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो अप्रोप्रिएट रहेगा, क्योंकि कहता क्या है, कंट्रोलिंग इज कॉस्टली अफेयर। हाँ कॉस्टली अफेयर होता है, अगर सारी चीजें खुद से कंट्रोल करेंगे तो कुछ भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएंगे। मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज ओनली, इसका ये भी रिजल्ट निकल कर आता है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसे केवल की रिजल्ट एरियाज पे फोकस करना चाहिए, अगर सारी चीजें कंट्रोल करेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये लाइन ये भी बताती है हमें कि मैनेजमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज। तो हम बेस्ट सूटेबल ऑप्शन के बारे में यदि बात करें तो दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर हियर। तो क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इसी तरीके से हमसे पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, हम अगर स्टेटमेंट को डिस्कस करें तो तीनों स्टेटमेंट हमारे लिए जो है ना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सारी चीजें आप कंट्रोल करोगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ये से कंट्रोलिंग जो है वो कॉस्टली भी होगी, और दूसरा मैनेजमेंट जो है की रिजल्ट एरिया पे फोकस नहीं कर पाएगा, चौथा जो है मैनेजमेंट जो है वो अगर एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर कोई चीज आती है तो उसके बारे में जानकारी नहीं ले पाएगा। लेकिन कंट्रोलिंग ऐसा नहीं कहती, कंट्रोलिंग कहती है कि हमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को फॉलो करना चाहिए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस को भी हमें फॉलो करना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट एनालिसिस। और दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं वो यही बताते हैं कि अगर हम सारी चीजों को कंट्रोल करना चाहेंगे तो रिजल्ट जीरो हो जाएंगे। तो इसलिए अगर दो ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हैं तो तीसरा ये अपने आप इसके साथ इंक्लूड हो जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी हियर राइट आंसर। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा आपने एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसका आंसर आप लोगों ने पुट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताता है, बीना हैज using Kaleen, a famous detergent available in the market, on watching numerous advertisements in the television. She decided to try a new brand of detergent. When she went to the nearby store to purchase the same, she saw detergents of the other producers making similar claims of whiteness and stain removing. दाग धब्बे हटाने की एबिलिटी के बारे में बता रखा है। Hence she could not make up her mind as which detergent to purchase. Name the objection of advertising being discussed in this case. देखिए वैसे तो ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट जो है वो एग्जाम में हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसका मीनिंग जरूर पता हो और इसमें आने वाले कुछ बेसिक पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हो। ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बात की जाती है उन पॉइंट्स की जो कि एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ जाते हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट को सही नहीं बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बीना है वो मार्केट में गई, एक केलिन प्रोडक्ट फेमस जो है ना उसको मार्केट में अवेलेबल है, और साथ साथ बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, सभी एक ही क्लेम करते हैं व्हाइटनेस और स्टेन रिमूविंग का। तो वो कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। तो इसका मतलब जो एडवर्टीजमेंट हो रही है ना वो इस तरीके की एडवर्टीजमेंट हो रही है कि जो कस्टमर को क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। तो इट विल बिकम्स ए ऑब्जेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि एडवर्टाइजमेंट कंफ्यूजेस द कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, कंफ्यूज करती है किसको, कंज्यूमर्स को। तो इसलिए हमने इसको ऑब्जेक्शन का पॉइंट माना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्वाइंट प्रोग्राम टू कंडक्ट ट्रेनिंग इज नोन एज। देखिए ज्वाइंट प्रोग्राम जहां होते हैं ना बेसिकली वहां हम बात करते हैं अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर बात करूं मैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि हम लोग बेसिकली किसी स्पेशल मास्टर के अंदर गाइड करते हैं। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है या फिर हमारा जो इंडक्शन ट्रेनिंग है, अगर इनकी बात की जाए तो ये क्या है, जैसे इसमें हम उसको एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर रखते हैं, इंडक्शन में कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं। ये सब जो है हमारे
इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन इंटर्नशिप क्या होता है कि पार्टिकुलरली किसी ट्रेनी को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का जोड़ते हैं, वो वहां पर वर्क भी करता है, ट्रेनिंग भी लेता है, और पार्टिकुलरली दो ऑर्गेनाइजेशन का, एक तो इंडस्ट्री, दूसरा कैंपस या यूनिवर्सिटी टाइप, उनका आपस में कोलैबोरेशन होता है और वो उनको ट्रेन करते हैं। तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ज्वाइंट प्रोग्राम जहां होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, हमारे इंटर्नशिप ट्रेनिंग के पार्ट बनते हैं, राइट। इंटर्नशिप ट्रेनिंग को हम वहां पर शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ द फर्म्स हैव टू स्टडी and analyze market first and produce goods accordingly. Which impact of government policy changes is referred here? यहां पर हमसे पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन किस कंडीशन का है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा एमएम का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। उसके अंदर ये कहा गया, क्या कह रहे हैं कि फर्म को आजकल स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है मार्केट को सबसे पहले, उसके बाद जो है अब उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है। इसका मतलब क्या है कि एज पर द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट हमें प्रोडक्ट को जो ना प्रोड्यूस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कंज्यूमर प्रोडक्ट को बनाना होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि मार्केट का ओरिएंटेशन कर रहे हैं, मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा यहाँ पर, मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन पर हम यहाँ बेसिकली फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। Which principle of management is violated if an employee is asked to receive orders from two or more superiors? देखिए ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से पढ़े हैं तो वहां पर आपको पता होगा कि एक यदि एम्प्लॉय को दो या दो से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर करते हैं तो दैट इज रिवोकन ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल का नाम पूछा वो क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, सेल्समैनशिप is the medium of communication which can be used by firm to inform a large number of people। देखिए सेल्समैनशिप क्या है, बेसिकली सेल्समैनशिप का मतलब होता है एक पर्सनल सेलिंग, राइट, जिसके अंदर सेल्समैनशिप की क्वालिटीज हो। तो एक पर्सनल जो सेलर होता है, क्या वो एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को इन्फॉर्म कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, उसको डोर टू डोर जाना होगा, उसको जो है ना पार्टिकुलरली वो किसी छोटे ग्रुप के पास तो जाकर अपनी बातें रख सकता है, लेकिन एक लार्ज ग्रुप को अगर हमें बताना है तो उसके लिए बेसिकली हमें एडवर्टीजमेंट्स का यूज करना होता है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 16, वो क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमें बताता है, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल। देखिए मैं आपको बता दूं इस पॉइंट से रिलेटेड एक बात, कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हर एक चैप्टर की डेफिनेशन को बड़े गौर से पढ़िए। उस डेफिनेशन में आधे चैप्टर का पूरा सार आपको मिल जाएगा, यानी पूरा चैप्टर जो उस डेफिनेशन के अंदर क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। तो ये जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में यदि बात करते हैं तो हम उस कंसेप्ट को यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं जो कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो जिसमें लोग आपस में मिलकर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने वर्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं किसी प्रीडिटरमाइंड गोल को अचीव करने के लिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट बेसिकली जो क्रिएट करता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच इज क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वेयर पीपल्स और इंडिविजुअल्स कम्स टुगेदर एंड they started doing the work in groups for effectively and efficiently achievement of their predetermined goals, right। तो इस तरीके के ये जो है पार्टिकुलरली हमारे 16 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ आज डिस्कस किए हैं। टाइम जो है हम देखें तो थोड़ा सा कम रह गया है, तो बाकी के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट ये मैंने सैंपल पेपर आपको लिंक में शेयर किया हुआ है, आप इसको रीड करें और अपने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें ताकि हम लोग बाकी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। अगर आपको कोई बात पूछनी है, किसी प्रकार की कोई बात डिस्कस करनी है तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दे दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और कोई बात अगर पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क।